वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल मुफ्त की पाठशाला। पिछले बार हम लोगों ने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो सभी आप लोगों को समझ आ गया होगा। और न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने जो मैंने पढ़ाया उसके अलावा भी आप लोगों ने कंसल्ट किया है। तो कुछ लोगों का कमेंट तो आया और उसमें मेरे पर्सनल उस ग्रुप व्हाट्सएप पर आया, तो उनकी जो क्वेरी मैंने तो दूर की है। और भी जो लोग जो जुड़ रहे हैं और जो जिनको अभी नहीं पता है तो आज जो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, है ना, कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सेमेस्टर 3 की क्लासेस जो हैं वो चालू हो गई हैं और वो लोग भी इसको पढ़कर बेनिफिट ले सकते हैं इसका। तो हम लोग आज चैप्टर 2 देखेंगे, है ना। चैप्टर 2 में क्या क्या चीज़ है एक बार मैं आपको जस्ट ब्रीफ कर दूं, फिर वन बाय। चैप्टर 2 थोड़ा सा मे भी हो सकता है आप लोग को बोरिंग लगे क्योंकि चैप्टर 2 में टोटली थ्योरी है ना। इसके बाद जब थर्ड चैप्टर में आएंगे तो न्यूमेरिकल आएगा, तो फिर न्यूमेरिकल करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। बट इस चैप्टर को देखना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट प्रॉपर्टी, है ना। तो उस प्रॉपर्टी को जानकर हम आगे क्या उस प्रॉपर्टी से जब डिज़ाइन करेंगे तो उसका क्या यूज़ होगा, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग विदाउट समय को और हम लोग देखते हुए हम लोग आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चैप्टर 2 में। मैं आपको फिर बता दूं कि दिस इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। बट ऐसे तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है सभी के लिए ये यूज़फुल है, बट स्पेशली बिल्कुल 1 to 1 जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव टू द आवर चैप्टर 2, ठीक है। तो ये देखिए चैप्टर 2 में हमको क्या पढ़ना है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, नेसेसिटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट्स, टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट, शियर टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, फटीग टेस्ट। तो इतने टाइप के हम लोग पहले प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और फिर उससे एसोसिएटेड जितने टेस्ट हैं उस टेस्ट को हम देखेंगे, है ना। तो ये चैप्टर टोटली थ्योरी होने वाला है, इसीलिए बहुत पेशेंस के साथ देखिए और इसको थोड़ा सा डेफिनेशंस वगैरह को आप याद करने का कोशिश कीजिए और ये कहाँ यूज़ है इसको दिमाग में बैठाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं हम वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। हम अब वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इधर से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। देखिए पहला है स्ट्रेंथ। पहले तो हम स्ट्रेंथ को जानेंगे, व्हाट इज स्ट्रेंथ। तो डेफिनेशन आप लोग इससे अपना नोट्स बना सकते हैं, इसको आप लोग देखते हुए आप लोग लिख लीजिएगा। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथ स्टैंड एंड अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। टाइप्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ। ये क्या बोल रहा है कि मटेरियल का वो एबिलिटी जो किसी भी अप्लाइड लोड, जब किसी मटेरियल पे हम कोई लोड अप्लाई कर रहे हैं तो वह विदाउट फेलियर उसको सहन कर ले, है ना। विदाउट फेलियर उसको सहन कर ले। आइदर वो कंप्रेसिव लोड हो सकता है या वो टेंसाइल लोड हो सकता है या शियर लोड हो सकता है। तो जब अगर हम टेंसाइल लोड उस पर लगाएंगे और वो बियर कर लेगा, मतलब वो फेलियर नहीं होगा, तो वो उसका दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो वैसे ही हम
जब कंप्रेसिव लोड लगाते हैं और मटेरियल अगर उस लोड को अगर बियर कर लेता है तो दैट इज कॉल्ड दैट विल बी कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो वैसे ही शियर स्ट्रेंथ होगा किसी भी मटेरियल का। बट इसमें कंडीशन ये है कि मटेरियल फेलियर नहीं होना चाहिए और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया है ना, ठीक है। ओके, देन इलास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी भी मैंने पढ़ाया है, आप उसको बिल्कुल भी डेफिनेशन के साथ आप यहाँ पढ़ लीजिए। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न इट ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड लोड, है ना। एग्जाम्पल स्टील हैज़, ठीक है, इसमें मुझे खड़े रहने का नहीं है, मैं इसको आपको अलग से स्क्रीन पे मैं पढ़ा देता हूँ, है ना, ठीक है। ठीक है, तो नाउ हम देख रहे हैं इलास्टिसिटी, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड लोड, है ना। तो ये वही बोल रहा है कि जब किसी मटेरियल पे हम जब कोई लोड लगाते हैं तो वह अपने ओरिजिनल शेप में अगर रिटर्न हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। मैं फर्स्ट चैप्टर में पहला टॉपिक ही मेरा ये था, स्टील हैज़ हाई इलास्टिसिटी, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा है कि स्टील जो होता है उसमें हाई इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। प्लास्टिसिटी डेफिनेशन, अब प्लास्टिसिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट ब्रेकिंग व्हेन स्ट्रेस एक्सीड्स द इलास्टिक लिमिट। देखिए मैं आपको पहले भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में समझाया हूँ, आप पलट के देखिएगा कि प्लास्टिक रीजन कहाँ पर है। ये क्या बोल रहा है कि जब कोई मटेरियल पे हम लोड लगाते हैं तो वो उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कि वह इलास्टिक लिमिट को पार कर जाता है। बट किस पॉइंट तक होगा, जिस पॉइंट तक वह फेलियर ना हो, वह टूटे ना, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो उस चीज को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। आप उसको एक बार पलट के देखिएगा। लेड एंड सॉफ्ट क्ले आर हाईली प्लास्टिक, ठीक है, ये एग्जांपल है। डक्टिलिटी क्या है, व्हाट इज डक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ड्रॉन इनटू अ थीन वायर्स। अगर कोई मटेरियल है ना, उसको अगर थीन वायर में हम अगर ड्रॉ कर लेते हैं उसको, मतलब उसका सूता जैसा बना लेते हैं लंबा, जैसे है ना, किसी भी एक मटेरियल से उसको ड्रॉ कर सकते हैं थीन वायर्स में, है ना, तो वह उस मटेरियल का डक्टिलिटी कहलाता है, मतलब हाईली डक्टाइल मटेरियल होगा वो। ये ऐसा इंडिकेटर क्या है, मेजर्ड बाय परसेंटेज एलोंगेशन, मतलब अगर उसका एलोंगेशन अगर किस पर्टिकुलर परसेंटेज, मतलब सपोज 1 मीटर लेंथ का है और वह अगर 100 mm का एलोंगेशन हुआ और किसी का 200 mm का एलोंगेशन हुआ, तो हम किसको ज़्यादा डक्टाइल बोलेंगे, हम जिसका 200 mm जिसका मटेरियल का जिसका एलोंगेशन हुआ हम उसको ज़्यादा डक्टाइल बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉपर एंड गोल्ड बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल होता है, खींचने से खिंचाने लगता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए हम इसको आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर मेलेबिलिटी क्या होता है, डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू अ थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। अब किसी भी मटेरियल का यह वह गुण है ना, एबिलिटी मतलब गुण, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल का वह गुण जब उसको हैमर करके, है ना, हैमर और उसको रोल करके, रोलिंग मतलब रोलर के बीच में से उसको प्रेस करके अगर हम उसके थीन शीट बना लेते हैं विदाउट ब्रेकिंग, अगर वो टूटता नहीं है तो दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, मतलब कि है ना, इसको हिंदी में, ठीक है, हिंदी में बाद में हम लोग इसको समझेंगे। तो अभी हमको ये समझना है कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी हैमर करके, जब हम अगर किसी मटेरियल को ठोक के अगर फैला दे चादर के समान, है ना, और अगर रोल कर दे, 2 रोलर के बीच में अगर उसको हम घुसा के अगर थिन पतले सीट्स में अगर बना ले, है ना, वहां पर देखिए पहला वाला जो डक्टिलिटी था उसमें तार बनाने की बात हो रही थी, यहाँ सीट बनाने की बात हो रही है ना। तो ये चौड़ाई में अगर इसको फैला दे तो ऐसे मटेरियल क्या होते हैं, हाईली मेलेबिलिटी होता है, बोल सकते हैं कि ये मटेरियल ज़्यादा मेलेबल है। तो ऐसा मटेरियल क्या होता है, एल्युमिनियम एंड गोल्ड पैरेलली बोथ आर हाईली
अमेलेबल, है ना। क्योंकि ये समझ में आ गया। अब टफनेस, टफनेस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो डेफिनेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चर, है ना। तो किसी भी मटेरियल टफ कब होगा, जब वो मटेरियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म, मतलब प्लास्टिकली डिफॉर्म मतलब जो मैं आपको बताया कि प्लास्टिक लिमिट में चला जाएगा। जब प्लास्टिक लिमिट में चला जाएगा और मटेरियल जितना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसी चीज़ को हम उसको टफनेस बोलते हैं। तो ऐसा मटेरियल, इसको मेजर्ड बाय एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो हम बनाते हैं, उसमें जो एरिया जो आता है, उससे हम लोग इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। माइल्ड स्टील इज टफ, माइल्ड स्टील का टफनेस सबसे ज़्यादा होता है। मतलब वह जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब होता है, तो वह मटेरियल जो मीन्स माइल्ड स्टील जो है, वह सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसीलिए ये आपको ऑब्जेक्टिव में बनेगा, है ना। आप इसमें देखते जाइए, ऑब्जेक्टिव भी निकाल लीजिए यहाँ से। फिर हार्डनेस, हार्डनेस क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू इंडेंटेशन, स्क्रैचिंग और वियर। देखिए, किसी भी मटेरियल का इंडेंटेशन मतलब उसमें जब हम मतलब अगर हम उसमें डिच करना चाहते हैं तो वह करने नहीं देगा। मतलब अगर गड्ढा करना चाहते तो होने नहीं देगा, वो रजिस्ट करेगा। स्क्रैच करना चाहेंगे तो करने नहीं देगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जो हाईली मतलब जो जिसका जो रेजिस्टेंस होता है किसके प्रति, इंडेंटेशन, है ना, और स्क्रैचिंग, तो दैट इज कॉल्ड अ हार्डनेस, है ना, ऐसा मटेरियल। तो इसको मेजर्ड किस में करते हैं, देखिए इसको मेजर करते हैं ब्रिनेल, रॉकनेल, इसका ये यूनिट है ना। बोलेगा 100 ब्रिनेल, मतलब आपको समझना है कि हार्डनेस का वो है। अब ब्रिनेल क्या है, ब्रिनेल, रॉकवेल एंड विकर्स, दैट आर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु हैव डेवलप्ड द मेथड हाउ टू कैलकुलेट द हार्डनेस, है ना। तो उनका अपना अपना मेथड है ना। तो ये साइंटिस्ट थे, इसीलिए इनके नाम पे ब्रिनल ही पड़ गया। तो ब्रिनल ने अपने हिसाब से दिया, रॉकवेल ने अपने हिसाब से दिया, और विकर्स ने अपने हिसाब से दिया, तो इसीलिए ये यूनिट ही पड़ गया। अब एग्जाम्पल क्या है, आपको पता ही है, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मटेरियल डायमंड है। डायमंड से हम लोग बहुत चीज़ की कटिंग भी करते हैं, एज यू नो, है ना। अब देखिए ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू ब्रेक और सटर विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये देखिए जो मटेरियल ब्रिटल होगा ना, ये प्लास्टिक रेंज में जाएगा नहीं। ये जैसे ही आप इस पे लोड लगाएंगे ना, ये मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, है ना, तुरंत। इसमें ना तो डक्टिलेबिलिटी होगा, ना तो ये खिंचाव होगा, ना तो मेलेबिलिटी होगा। ये क्या होगा, जस्ट ब्रिटल होगा। जैसे ग्लास है, ग्लास इज हाईली ब्रिटल, है ना, तो तुरंत टूट जाता है, फैलता है कि आप देखें ग्लास को कभी खींच के फैलता हुआ नहीं। तो ग्लास एंड कास्ट आयरन, आयरन का भी एक क्वालिटी है कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन क्यों है, क्या है, इसको अब बाद में समझेंगे, है ना। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन ही तय करता है कि वो आयरन किस श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो ऐसा जो कास्ट आयरन जो मटेरियल होता है वो बहुत ही ब्रिटल होता है। मतलब आप उसको तुरंत अगर ऊपर से गिराएंगे तो भी टूट जाएगा, फूट जाएगा, है ना, ठीक है। तो ब्रिटलनेस तक हो गया। इसके बाद क्रीप, क्रीप क्या है, देखिए व्हाट इज क्रीप, क्रीप का डेफिनेशन, है ना। तो द स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड स्पेशली एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि द स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन, है ना, बहुत ही धीरे धीरे और प्रोग्रेसिव मतलब क्रमिक मतलब जिसको समय दर समय, मतलब 1 महीना 2 महीना 1 साल, है ना, उस पर अगर कोई स्लो और प्रोग्रेसिव अगर डिफॉर्मेशन है मटेरियल अंडर अ कांस्टेंट स्ट्रेस, अगर एक कांस्टेंट अगर उस पर हम लोड लगा के रखें, मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, और उसमें धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, और वो किसी हाईली टेम्परेचर में अगर वो रखा हुआ है ना, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे,
ऐसे को अगर अगर वो हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि क्रिप क्रिप क्रिप। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए इसका बहुत एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब एक कोई गाड़ी बहुत दिन तक खड़े रहती है ना, सपोज आप देखे होंगे कई गाड़ी बहुत दिन तक खड़े होते हैं, उसमें क्रिप के कारण उसके टायर्स में देखिए, टायर्स में जो है वो ऐसे लाइन आ जाता है, दरार आ जाता है, फट जाता है, क्योंकि वह स्लो और प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन होता है अपॉन अ प्रोलॉन्ग टाइम, है ना, बहुत ही समय में के बाद, और वो टेम्परेचर में, एलिवेटेड टेम्परेचर में रहता है एटमॉस्फेयर में। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्रिप रेजिस्टेंस, है ना। अगर किसी भी अगर कोई मटेरियल कोई टायर है, अगर वो 2 साल एक दोनों में अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो किसी में देखेंगे साल भर में ही वो डिफॉर्मेशन हो गया, किसी में देखेंगे 2 साल में, तो हम क्या बोलेंगे कौन ज़्यादा क्रिप रेजिस्टेंस है, जिसमें 2 साल हुआ है। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है। अब देखिए फटीग क्या है, द weakening of a material caused by repeatedly applied load, often leading to failure even if the stress are below yield strength। ठीक है, फटीग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बोल रहा है कि किसी भी मटेरियल का कमजोर हो जाना, जब उसमें रिपीटेडली लगातार उसमें हम एक लोड अप्लाई कर रहे हैं, है ना, ऑफन लीडिंग टू फेलियर इवन इफ द स्ट्रेस आर बिलो यील्ड स्ट्रेंथ, है ना। तो किसी भी मटेरियल का रेपिटेडली वीकन हो जाना, है ना, कमजोर हो जाना ऑफ रेपिटेडली अप्लाइड लोड, है ना। ठीक है, और ये एग्जांपल किस में मिलेगा, रोटेटिंग शाफ्ट्स में, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट में। देखिए ये फटीग, जितना ज़्यादा फटीग रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छा मटेरियल होगा रोटेटिंग शाफ्ट और एयर कंपोनेंट, क्योंकि उसमें लगातार रेपिटेडली वही लोड आ रहा है। जैसे पिस्टन चल रहा है, एक लोड आ रहा है ना उस पर बार बार एक आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अगर फटीग रेजिस्टेंस नहीं होगा तो क्या होगा, वो कंपोनेंट फेल हो जाएगा। इसीलिए उस कंपोनेंट का मटेरियल ऐसा हम लोग डिज़ाइन करते हैं जो हाईली फटीग रेजिस्टेंस हो, मतलब जिस पे रेपिटेडली सेम लोड अप्लाई हो रहा है, बार बार हो रहा है ना। ठीक है, अब रेजिलियंस पढ़ाया हूं आपको, देख लीजिएगा, रेजिलियंस मैंने पढ़ा दिया था, स्टिफनेस भी आपको बता दिया था। एक बार फिर देखिए क्या बोल रहा है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई स्टिफनेस, है ना, बराबर लो डिफॉर्मेशन। बोल रहा है कि जब कोई भी मटेरियल का हाई स्टिफनेस होगा तो उसका डिफॉर्मेशन लो होगा, है ना। अब आप बताइएगा स्प्रिंग का क्या होगा, स्टिफनेस। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। ये 12 मटेरियल्स के प्रॉपर्टी हैं, आप इसको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, और एग्जाम्पल भी देख लीजिए, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेसेसिटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स। अब देखिए मटेरियल की टेस्टिंग, अभी जितना हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं इसको जानने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होता है ना मटेरियल का। तो वो टेस्टिंग का नेसेसिटी क्यों है वही बता रहा है। तो क्यों है भाई, टू डिटरमाइन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए हमको टेस्टिंग की जरूरत है। हेल्प्स टू फाइंड प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, जो मैंने पढ़ाया उसकी प्रॉपर्टी को जानने के लिए टेस्टिंग। कैसे पता चलेगा कि कोई मटेरियल का प्रॉपर्टी कितना है क्या नहीं है, तो हमको टेस्टिंग करना पड़ेगा। टू इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए भी हमको करना होगा। टू अंडरस्टैंड मटेरियल बिहेवियर, ठीक है, ठीक है, ये भी मटेरियल का बिहेवियर को समझने के लिए हमको टेस्टिंग की ज़रूरत होगी। फॉर सेफ डिज़ाइन, देखिए हमको सेफ डिज़ाइन भी करना है, हमको पता होना चाहिए मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ की कितनी है। तो क्योंकि देखिए ओवर डिज़ाइन भी नहीं होना चाहिए और अंडर डिज़ाइन भी नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर हमको जब उसका प्रॉपर्टी पता होगा तो हम उसकी डिज़ाइन अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए टू कंपेयर डिफरेंट मटेरियल्स। अब डिफरेंट मटेरियल्स को कंपेयर भी कर सकते हैं हम, है ना। कई मटेरियल्स को हम जब टेस्टिंग करेंगे, है ना, तो उससे कंपेयर हो जाएगा कि मेरे लिए कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो कौन सा मटेरियल हमारे ज़्यादा यूज़ का है।
तो टेस्टिंग अलाउज कंपेरिजन ऑफ द मटेरियल टू चूज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑप्शंस। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। हेल्प्स इन द मटेरियल सब्स्टिट्यूशन एंड इनोवेशन इन डिजाइन। ठीक है, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी आपको टेस्टिंग की जरूरत होगी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको, है ना। टू मीट लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट, देखिए लीगल भी है, मेनी इंडस्ट्रीज हैव लीगल ऑब्लिगेशन भी है और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स भी है। अगर कोई हमको कोई अगर स्पेशल क्वालिटी का अगर डिज़ाइन मांगा है तो उसको बनाने के लिए हमको पहले से पता होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम कंपोजिशन डाल के उस मटेरियल को हम बनाएंगे, है ना। तो वैल्यू एडेड मटेरियल बोलते हैं जिसको। ठीक है, फॉर प्रेडिक्टिंग लाइफ सर्विस लाइफ। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज मालूम होगा तो हम पहले से उसका लाइफ भी जान पाएंगे, है ना। जैसे फटीग और क्रीप, जो मैंने पढ़ा है, क्रीप का एग्जांपल दिया कि खड़ी कार का प्रोलॉन्ग टाइम में उसके टायर में जो क्रीप मतलब जो एक फेल हो जाता है, जो उसमें है ना दरार आ जाती है, तो दैट इज ड्यू टू द क्रीप प्रॉपर्टी, है ना। वैसे ही टू एंश्योर सुटेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, तो हमको ये भी इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि मैं जो बना रहा हूँ उसके लिए कौन सा मटेरियल सूटेबल होगा, है ना, फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल एरोस्पेस मटेरियल नीड्स टू लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब एरोस्पेस का मटेरियल लाइट और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लाइट भी होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। तो हमको कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसको हम कैसे जानेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे तभी तो जानेंगे। इसलिए नेसेसिटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल्स इज ड्यू टू ऑल मेंशन रीजन फ्रॉम 1 to 9, है ना। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इसको अच्छे से पढ़ के ध्यान में रखिए। ठीक है, कि क्यों एग्जाम में आएगा तो इनमें से कोई 5, 10, 9 को आप लिख सकते हैं। ठीक है, और भी हैं। अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ टेस्टिंग देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग क्या है। ठीक है, अब देखिए 2 टाइप की टेस्टिंग हम करते हैं। एक तो जो पहला वाले को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, है ना। व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव? एज द वर्ड सेज, है ना, डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़ फोड़, है ना, डिस्ट्रक्ट करना किसी भी चीज को मतलब तोड़ के करना, है ना। तो डेफिनेटली टेस्टिंग मेथड्स वेयर द मटेरियल कंपोनेंट डैमेज्ड, उसको डैमेज करते हैं, और डिस्ट्रॉयड टू मेजर इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए उस मटेरियल को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बोलते हैं। पर्पस क्या है इसका? टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, फटीग लाइफ एक्सेट्रा। ठीक है, यह जानने के लिए हम लोग यह टेस्ट को करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये टाइप्स ऑफ टेस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। अभी देखिए उन सभी टेस्ट को, जैसे एग्जांपल टेंसाइल टेस्ट, मेजर हाउ मच मटेरियल कैन स्ट्रेच बिफोर ब्रेकिंग। समझ ही गए होंगे कि ब्रेकिंग के पहले वो मटेरियल को कितना हम खींच सकते हैं, है ना, स्ट्रेच कर सकते हैं, फैला सकते हैं। कंप्रेशन टेस्ट है वैसे ही, ये सब डिस्ट्रक्टिव होगा, टूटेगा, टूटने तक ये होगा। जब मटेरियल की टेस्टिंग होगी तो वो ब्रेकिंग तक पूरा उस पर लोड लगाया जाता है ना, वो मटेरियल फेलियर होगा, टूटेगा इसमें। तो कंप्रेशन टेस्ट मेजर्स हाउ मटेरियल बिहेव्स अंडर द क्रशिंग लोड। बेंडिंग टेस्ट भी होगा, कितना बेंड को रेजिस्ट कर रहा है, टूटने तक होगा, फिर बोल रहा हूँ मैं। इम्पैक्ट टेस्ट होगा, हार्डनेस टेस्ट होगा, फटीग टेस्ट होगा, क्रीप टेस्ट होगा। ठीक है, ये सब में मटेरियल जो होगा डैमेज होगा। ठीक है, अब देखिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या पर्पस है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट देखिए डेफिनेशन, टेस्टिंग मेथड्स दैट डू नॉट डैमेज द मटेरियल अलाउइंग इट टू बी यूज्ड आफ्टर इंस्पेक्शन। देखिए इसमें जो भी स्पेसिमेन होता है या मटेरियल होता है उसको डैमेज नहीं किया जाता है ना, उसको फिर से फर्दर हम इंस्पेक्शन के बाद यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या क्या टेस्ट होता है जो विदाउट मतलब डैमेज करके हम उसको टेस्ट करते हैं? तो ऐसे टेस्ट को ही बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, है ना। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या पर्पस क्या है? टू डिटेक्ट क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए, डिफेक्ट्स, अगर उसमें कुछ अंदर पोर होल्स हैं, वेल्डिंग के कारण अगर कोई पोर होल्स है ना, तो ये सब को चेक करने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। इंटरनल फ्लॉज और नॉन यूनिफॉर्मिटीज विदाउट अल्टरिंग द
मटेरियल, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या क्या होता है, पहला तो विजुअल इंस्पेक्शन होता है, सिंपली आप आँख से भी देख सकते हैं और मैग्नीफाइंग किसी चीज़ से, ग्लास से या करके देख सकते हैं, आप उससे भी समझ सकते हैं, ये भी एक टाइप है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का। कई बार आपको आँख से ही पता चल जाता है क्रैक हो गया है, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, यूटी होता है ना, यूज हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स टू डिटेक्ट इंटरनल फ्लॉस, ये होते हैं टेस्टिंग, है ना। तो इसमें कोई मटेरियल फेलियर नहीं होता, कोई डैमेज नहीं होता। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एडी करेंट टेस्टिंग, है ना। ये पढ़ लीजिएगा, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये क्या 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 चीज़ के लिए ये टेस्ट होता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है नहीं जानने को। अब देखिए ये कंपैरिजन है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का ये कंपैरिजन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए ये क्या कह रहा है ना, ठीक है। ये कंपैरिजन कह रहा है, ठीक है, कि दोनों में क्या कम है। देखिए डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में मटेरियल कंडीशन डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाता है, रिमेन्स यूजेबल, आगे इसको यूज़ कर सकते हैं। पर्पस इसको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जानने के लिए होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग डिटेक्ट्स फ्लॉज और डिफेक्ट्स को जानने के लिए होता है। ये बेसिक दोनों में अंतर है। कॉस्ट को जब देखेंगे तो जनरली चीपर पर टेस्ट बट जनरली मोर एक्सपेंसिव। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एग्जांपल इसमें टेंसाइल इम्पैक्ट, फटीक टेस्टिंग होता है, इसमें अल्ट्रासोनिक रेडियोग्राफी, डाई पेनिट्रेशन होता है, ठीक है। अब देखिए पहला टेस्ट टेंसाइल टेस्ट को हम लोग कैसे करते हैं। देखिए ये जो है ना, ये जो जितने भी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है ना, इसको हम अगले लेक्चर में एक लेक्चर इसका और बनाएंगे, है ना, इसको सेकंड लेक्चर में ख़त्म करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना, फिर आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं आज यहाँ तक ही इसको रखता हूँ। अगले में हम लोग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग से हम लोग शुरू करेंगे, और इसके लिए हम लोग क्या मशीन यूज़ करते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए और बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट ये मेरा ये लेक्चर 5 है, चैप्टर 2 के लिए लेक्चर 1 और टोटल लेक्चर 5, तो मैं ये लेक्चर 5 ही डालूंगा चैप्टर 2, ठीक है। तो बिल्कुल आप अगले लेक्चर के पहले ये सब पूरे चीज़ को आप एक बार दोहरा लीजिए, है ना, पूरा आप रिकॉल कर लीजिए ताकि आगे अच्छे समझ में आए। जब थर्ड यूनिट पढ़ेंगे तो ये सबका यूज़ होगा, वहाँ एप्लीकेबल होगा, तो वहाँ पर जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको ये सब बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे टेंसाइल टेस्टिंग से, ठीक है। ओके, थैंक यू।